राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ रहे हैं। पहले तो धीरेन्द्र भाई आपके चैनल का नाम बताइए। देखिए, मेरे चैनल का नाम है धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट। और न्यूज स्टेशन पर हम लोग अब उसमें भी उसके साथ है, न्यूज स्टेशन भी है और धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट मेरा चैनल। हाँ, तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि धीरेन्द्र भाई के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और धीरेन्द्र भाई, ये जो वोट चोरी का जो शिगुफा छेड़ा हुआ है राहुल जी ने, इसमें पूरा इंडिया अलायंस शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले अखिलेश जी शामिल हुए थे, आज मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी की एक प्रवक्ता भी कह रही है कि दिल्ली का इलेक्शन भी चोरी किया है इन्होंने। दिल्ली का इलेक्शन जब वो खुद 3 बार जीते तब चोरी नहीं थी, अब चोरी हो गई। तो सर ये बताइए कि ये नेताओं ने तो चलिए एक कुछ भी कह देने का, कोई भी आरोप, झूठा आरोप लगाओ भाग जाओ उसको, पर जनता का इसके बारे में क्या रुझान है? जनता क्या कह रही है? जनता का मन टटोला आपने? देखिए, एक चीज बात सीधे तौर पर आती है बाबा रामदास जी, अगर आप देखेंगे कि अभी तक जिस तरह का आपने वो देखा, प्रदर्शन देखा कि उसमें 300 सांसद शामिल हुए, बहुत प्रभावी प्रदर्शन लगेगा। उसमें राहुल गांधी को नेता मान लिया एक तरह से, अब विपक्ष का नेता के तौर पर एक पहली ताजपोशी हुई है इतने लंबे अरसे बाद। तो एक वो ताजपोशी तब तक है जब तक कि चुनाव में सीटों को लेकर झगड़ा शुरू नहीं होता। लेकिन अगर इस पूरे प्रोग्राम को आप जनता के बीच में ले जाकर देखते हैं तो इसका कहीं कोई असर नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस देश में चाहे वो कमजोर हो लेकिन एक आस्था अदालतों पर है, चुनाव आयोग पर है और संसद पर है। भले ही वो टूटी हुई आस्था हो, भले ही वो धीमी आस्था हो, लेकिन वो आस्था है। वो ऐसी तरह के जगलरी से नहीं। और दूसरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बाबा राम जी, मुझे हैरानी ये हो रही है रामदास जी कि आखिर ये सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। राहुल गांधी को मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और चूंकि उनका जन्म कुंडली में था कि भाई वो जैसे ही पैदा होंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन फिर पता चला कि कुछ नए वो आ गए हैं। इस देश में नए कानून बन गए हैं संविधान में, जिसमें कहा गया कि नहीं भाई इतनी उम्र पूरी करनी होगी, नहीं तो ये पैदा होते ही बन जाते। ये गांधी फैमिली का एक उसूल था। हुआ क्या है कि अगर हम बहुत इंटरेस्टिंग से ये देखें कि जिसने भी चुनाव लड़ा है, जो भी चुनाव कवर किया है, लड़ना वाला तो उम्मीदवार हुआ, जिसने चुनाव कवर किया, हम जैसे रिपोर्टर हुए जिन्होंने 1999 से मैं लगातार चुनाव कवर कर रहा हूं, आम चुनाव भी और वो भी। आप ये सोचिए, जब आप जाते हैं पोलिंग एजेंट के पास जाते हैं और चुनाव में सबसे पहली मांग पार्टियों की क्या होती है उम्मीदवार की, कि सबसे जो जो इलाके को जानता हो, हमको ऐसा पोलिंग एजेंट चाहिए। सबसे पहले मांग होती है। मैं आपको ग्राउंड की चीज बता रहा हूं, क्यों जनता साथ नहीं दिख रही है, क्योंकि ये इशू तो बहुत बड़ा है। इस इशू के ऊपर पिछले एक दशक में 20 देशों में प्रदर्शन हुए, हंगामे हुए, आग लगाई गई, 5 से 7 देशों में तख्ता पलट हुआ, बहुत सारे देशों में राज्य बदले। लेकिन आपके देश में क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात होगी साहब, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं साहब, वोट चोरी हो गई साहब। दरअसल जनता ये जानती है, वो जो मैं आपको बता रहा था कि एजेंट क्यों ढूंढा जाता है, उस एजेंट को ये मालूम होता है। और ये 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले आपने भी ये देखा होगा, अगर आपने चुनाव को देखा है, कि उससे पहले आपने पार्टी दफ्तर में देखा होगा, वो बटती है, मतदाता सूची बटती है और उस पर हर एक पे निशान लगाते रहते हैं। वो ये लिखते रहते हैं, ये मौजूद है, ये वहां गया हुआ है, ये वहां गया हुआ है। वो पूरी लिस्ट तैयार इसीलिए की जाती है, जो तेज तर्रार एजेंट होते हैं उनको मालूम है कि इस मकान में अब ये लोग नहीं रहते हैं, इस मकान में दूसरे लोग आ गए हैं, ये मकान बिक गया है या ये किराएदार हैं। उससे पहले वो एजेंट उनके नाम जुड़वाते हैं। जब चुनाव से पहले एक नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसमें बाकायदा पार्टी के कार्यकर्ता लग के करते हैं, यानी एक एक चीज मालूम है। ये गड़बड़ी आज से नहीं है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है जो नोइंगली की जाती है। क्योंकि राहुल गांधी ने कभी चुनाव ग्राउंड में नहीं लड़ा, उनके तो कार्यकर्ता हैं, उनको मालूम नहीं है कि भाई एक एक पते पर ये बने हुए मकान हैं, इन सब पे ये करेक्शन होते हैं, ये बाद में करेक्ट होते हैं।
यहाँ नोएडा में आज से 10-15 साल पहले, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब जो जिन लोगों को नोएडा की ज्योग्राफी है, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि भाई पत्रकार ऐसे ही बोल देंगे, जब वो जो इंडियन ऑयल है 6 नंबर के सेक्टर से राइट में मुड़ के, पहले उसी से जाया जाता था, सेक्टर 11 की तरफ जब जाते थे, आज वहां मेट्रो स्टेशन 15 है या 14-15 है, और आप वहां समझिए एक मकान में वहां 1700 वोटों की वो आई खबर। हम लोग खुद कैमरा लेके कवर करने गए, अरे ये कैसे संभव है साहब, ये, और बड़ी बड़ी खबरें की। फिर ऐसी खबर आई, एक पेट्रोल वो उस पर जो खंबा है उस पर बन गए 150 खंबे के नंबर पे। तो चूंकि उस समय मेंशनिंग में लिखा जाता था, पहले क्या होता था, बाद में घर घर का सर्वे होने लगा, ये सब चीजें हुई, अब पिछले कुछ समय से ये बंद हुआ। तो जो ये एक पहचान, ये गड़बड़ियां हैं, ये सायास नहीं की जाती, ये अनायास होती है, समझने की जरूरत है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हर जी। मैं सर आपकी बात को मैं एक जोड़ देता हूं। इलेक्शन कमीशन का शुरू से एक सिद्धांत रहा कि कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। अब सर उसका मकान नंबर है या नहीं है, कहां रहता है, ये सब कुछ नहीं। अगर वोटर है, वोटर लिस्ट में नाम डलवाना चाहता है तो डाल दो, चाहे बहुत सारे कॉलम ब्लैंक छोड़ने पड़े, चाहे एक ही मकान में वाकई 17 तो, पर यदि वोटर है तो डाल दो। आज तक वोट चुनाव आयोग का ये एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है। और सर आपने कहा ना, गांव में एक एक वोटर को लोग पहचानते हैं, क्यों? अच्छा, ये एक्सरसाइज शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है जब गांव प्रधानी का चुनाव, प्रधानी का चुनाव होता है, लोग बुलाते हैं प्रधानी के चुनाव में तो सर इतना ही नहीं, अगर एक परिवार के 4 सदस्य मुंबई रहते हैं तो 2 महीना पहले उनका टिकट बनवा के भेज दिया जाता है, अगर पता हो कि हमको बसें जाती हैं जो भट्टों पे काम करते थे, क्योंकि अब चेंज हो गया, पहले भट्टों पे काम करते थे, बसें जाती थी गांव से, वो बसें लेके आती थी, आना जाना खाना दिया जाता था। तो राहुल जी क्या जाने चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट, गांव का अदना सा लड़का जानता है। यह है माइक्रो मैनेजमेंट, कि एक एक वोट का हिसाब। उसको आप कह रहे हो कि वोट चोरी कर लिया, अरे सर गांव वाले बहुत चला। अच्छा, मैं एक चीज और, मैं तो हमेशा मजाक में एक बात कहता होता हूं कि मोदी जी 3 चुनाव जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी और अमित शाह बहुत बड़े महापंडित हैं चुनावी राजनीति के, धीरेन्द्र भाई, पर भगवान न करे अगर इन दोनों को कभी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना पड़ गया ना, तो हो सकता है मोदी और अमित शाह दोनों हार जाए। जी सबसे टफ चुनाव गांव प्रधानी का ही माना जाता है, क्योंकि उसमें एक एक आदमी की डिटेल होती है, एक एक आदमी का ये पता होता है कि ये फर्जी वोट बना, इस पर लड़ सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये तो फला दिन हुआ था, अमावस थी, उस दिन अमावस थी, गांव में आंधी पड़ी हुई थी और वो सन था, वो ये भी जानते हैं। तो मैं उसी को बड़े लेवल पे ले जा रहा हूं, क्योंकि आपने पूछा तो मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि उनको ग्राउंड में ये सब छोड़ दीजिए जो चीजें हैं, मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं जो हम लोगों ने 1999 से कवर करते हुए देखी। तो वो ये भी जानते हैं कि यहां से ये हमेशा के लिए चले गए हैं, ये बुजुर्ग मर गए हैं। और इस देश की एक आदत है, मैं एक और देश को याद दिला देता हूं, जो 2 लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये उनकी भी आदत होगी कि जब इस देश में राशन कार्ड में राशन लिया जाता था तो नंबर जुड़वाए जाते थे ताकि राशन मिल सके ज्यादा से ज्यादा। और जब राशन कार्ड के आने की जरूरत खत्म हो गई, यानी चीनी ओपन मार्केट में आ गई, तेल मिट्टी का ओपन मार्केट में आ गया, तो किसी भी शख्स ने जाके नाम कटवाए नहीं, वो अपने से ही कैंसिल करने पड़े इस देश को। ऐसे ही जब आप चुनाव आयोग में जब आप शिफ्ट करते हैं तो आप एक मेंशनिंग भी करते हैं कि भाई आप हमारा वहां से हटा दीजिए, आप बनवा तो रहे हैं लेकिन हटाने की एप्लीकेशन आप नहीं देते हैं। ये गड़बड़ियां हैं। मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया, ये मंथन किया, और इससे ये तय हुआ कि इस देश में एसआईआर की इस समय बिल्कुल मिलिट्रिकल डिसिप्लिन के साथ जरूरत है। यानी इस देश में एसआईआर कंप्लीट होना चाहिए और ये स्ट्रांगली तय होना चाहिए कि जो लोग, उनकी ये जिम्मेदारी आयद की जानी चाहिए कि साहब आपके घर से यहाँ लोग थे या नहीं है, और वो कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एक तो वो ग्राउंड पर चुनाव नहीं लड़े, दूसरा अब विपक्षों की कहानी होती है।
अब अगर हम इसको देखते हैं, विपक्ष की कहानी अगर हम देखें, तो विपक्ष इस समय हारी हुई चुनाव में लड़ रहा है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बिहार का चुनाव कैसे लड़ा जाए। बिहार के चुनाव में जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहे। मैं बहुत सारी चीजों पे नहीं जाता, मैं क्रूड शब्दों पे रहता हूं हमेशा, क्योंकि बिहार की राजनीति ये बताती है कि वहां जातीय समीकरण आज तक कट नहीं सके हैं। और वो एकमात्र इस तरह का राज्य है जहां इतने लंबे समय लंबी होड़ हो गई, दुनिया बदल गई। 1972 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 18-19 राज्यों में चुनाव कराए थे, 71 की उस शानदार जीत के बाद, जब उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बावजूद जो राज्यों में हुई थी 2 राज्यों में शायद कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जिन राज्यों में बनी थी 17 राज्यों में, आप ये जानेंगे बाबा जी की 50% से ऊपर वोट शेयर था। जीत तो छोड़ दीजिए, जो सीटों की जीत थी वो तो एमएनस थी, क्योंकि एक देवी दुर्गा कह दिया गया था भाई उसको। मतलब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं कहा था, लेकिन जो भी है उनको दुर्गा कहा जाने लगा था उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी बड़ी। और आप उस राष्ट्रवाद की आंधी में जब बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो 33% वोट मिलता है। आप एक जनरल मेजोरिटी से आते हैं, सिंपल मेजोरिटी, नॉट ए थंपिंग मेजोरिटी। तो वहां जातीय समीकरण तब नहीं कटे। आज की डेट में अभी आप ये देखिए किस तरह से नैरेटिव बदला विपक्ष ने। आपने शुरू में देखा होगा जब नीतीश कुमार मंच पर कुछ अजीब सी हरकतें करते दिखे, किसी के सर पे गमला रखते हुए, किसी के पैर छूते हुए, तो अचानक विपक्ष ने हल्ला बोल दिया था कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं, उनको स्थिति खराब है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये पार्टी के अंदर भी है, बीजेपी के अंदर भी चलता है। लेकिन आप देखेंगे अचानक विपक्ष नहीं बोल रहा, पिछले कुछ दिन से नहीं बोल रहा, पलटू राम बोल रहा, ये बोल रहा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उनका वोट बैंक वो टूट नहीं रहा। बिहार का राज्य, बाबा रामदास जी, लोग आंकड़ों को नहीं देखते हैं। लोग क्या करते हैं कि लोगों को लगता है कि जबानी जवा खर्ची सब कुछ होता है, डाटा बताता है, चीजें वहां छिपी रहती हैं, डेविल्स इन डिटेल्स। जानते हैं बिहार 2010 से पूरे देश का अकेला राज्य है जहां 5 से 10% का अंतर है महिला वोटर्स में और पुरुषों के वोटर में। महिला वोटर ज्यादा हैं जो वोट कर रही हैं, ये वो नहीं ये संख्या, जो वोट कर रही हैं 58%, 57%, और पुरुषों का 53%, 54%। तो ये जो लड़ाई है, ये समझने की जरूरत है। वो समझ रहे हैं कि महिलाओं की वोट आज भी नीतीश कुमार, चूंकि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, दिल्ली में बैठे हुए आदमी के लिए बड़ी चीज नहीं होगी, आप पंजाब में आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन शराब पी के जाके सबसे पहले पिटने वाली औरत होती है जो पी के जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पहली चीज बिकती है, घर का मंगलसूत्र बिकता है, जो सबसे पहला बिकता है बच्चे की किताब बिकती है। तो वो चीजें उनको मालूम है कि आप कहते रहिए आपका बिजनेस ठप हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन उसको मालूम है कि इसको मिलेगी नहीं। लोग अब मैं देखता हूं पत्रकारों को, बहुत सारों को देखता हूं जो ये कहते हैं कि सब चीजें तो अवलुप्त है सर, आप बताइए क्या कर। अरे भाई कत्ल आज भी हो रहे हैं, कानून इसलिए नहीं बनाए जाते कि आप बंद कर देंगे उसको। कानून इसलिए कि कानून का पालन करने वाले जो सामान्य लोग हैं वो जाने कि ये कानून खत्म हो सकता है। तो आप 90% लोगों को नहीं मिलेगी, वो जानते हैं हमको कानून नहीं तोड़ना, पिटाई होगी या पकड़े जाएंगे। जो 10 लोग हैं, 10% है, वो तो क्रिमिनल हैं ही, वो तो मर्डर भी करेंगे, रेप भी करेंगे, तो उससे क्या होगा? उसका मतलब ये करें कि कानून बंद कर दे, छोड़ दे। तो इसीलिए वो जो आप देखेंगे बैलेंसिंग व्हील, यानी अगर तुला का जो व्हील का बैलेंस है वो नीतीश कुमार आज की डेट में भी है, और वो पूरी तरह से इस समय एनडीए की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि इस समय दिख रहा है, क्योंकि हम लोग अभी ग्राउंड पे उतरे नहीं, जमीन में हमने देखा नहीं है। लेकिन जन सुराज पार्टी को मैं नहीं मानता कि वो कोई उसमें कोई अंतर कर पाएगी। लोग कह रहे हैं उससे बहुत नुकसान होगा, मैं कह रहा कि जमानत जब्त होने का, आज ही आप लिख सकते हैं, जमानत जब्त होने का एक नया रिकॉर्ड बनेगा वहां, जो जन सुराज पार्टी का बनेगा। तो वो जो चीज है, वो विपक्ष को लग रहा है कि हमारे पास जातीय समीकरण नहीं। कांग्रेस के पास इतना प्रेशर है आरजेडी का कि वो एआईएमआईएम को नहीं शामिल कर पा रहे, जबकि उनकी दिल इच्छा थी, क्योंकि एक तरह से उसने ऑफर कर दिया था, झुक के ऑफर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने, अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने झुक के ऑफर किया, कांग्रेस को मजबूरी में वो ठुकराना पड़ा, कांग्रेस को मजबूरी में पप्पू यादव को भगाना पड़ा, कांग्रेस को मजबूरी में कन्हैया कुमार को उस पर नहीं चढ़ने देना पड़ा। तो जो सबसे पहली लड़ाई है वो बिहार है एसआईआर पर। आज वैसे फैसला भी होगा, उसको भी इंतजार कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस संभावित हार से पहले अपने दर्शकों को, समर्थकों को क्या कहोगे? आप इतनी हार चुके,
बीच कांग्रेस के पास दिक्कत ये आ रही है कि आपको मुद्दे नहीं मिल पा रहे हैं। आप जब ऑपरेशन सिंदूर पे स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे, वो नहीं आया, लेकिन संसद के जो मानसून सत्र में जब आपकी बहस शुरू हुई तो आप हर जगह एक्सपोज्ड हो गए, क्योंकि आपको ये बैलेंस बनाए रखना था। आपकी हैसियत नहीं थी कि आप भारत की सेना पर अब संसद के अंदर कुछ कह सको। जैसे आपके लोग जेएनयू में नारे लगा रहे थे, गालियां दे रहे थे देश की, अब नहीं दे सकते। अब ये मजबूरी थी कि आप सेना की तारीफ करोगे तो सेना को कमांड करने वाली सरकार की क्या विरोध का क्या माना जाएगा। तो ये मजबूरी है विपक्ष की। राहुल गांधी ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने नेतृत्व की। अगर मैं बाबा रामदास जी मानता हूं, मेरी समझ कोई वो नहीं है कि सरोग्य समझ हो, लेकिन मेरी समझ ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां हो या कुछ भी हो, उनके कार्यकर्ता सत्ता के लिए लड़ते हैं। सत्ता उनको चाहिए होती है। विचार कहाँ है? विचार तो देश में ढूंढने में नहीं मिल रहे, तो पार्टी हमें कहां मिलेंगे? तो वो जो सत्ता की लड़ाई है, उस सत्ता की लड़ाई में कार्यकर्ताओं से आप कितने दिन तक विरोध चाहेंगे? 15 साल तो हो गए, 15 साल हो जाएंगे जब ये सरकार का कार्यकाल पूरा होगा। 15 साल में एक युवा जिसने 25-30 साल की उम्र में अपनी राजनीति शुरू की होगी, 45-40 में नए लड़के आ चुके, तो उसको मालूम है मुझे जो चाहिए अभी चाहिए। इसके अलावा आप कब से 1990 से आप बिहार में खुद नहीं है सत्ता में, यूपी में 89 से गायब है। तो एक जो हार है कंटिन्यू, माफ कीजिएगा, ये क्या हुआ यार जी, एक मिनट मैं उस पे आ रहा हूं। हाँ, माफ कीजिएगा। ये तो जो दो हार है, अगर हम उसको देखें तो ये हार जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये हार अगर 2027 तक जो इलेक्शंस का सीरीज आना, उसमें हार जाएंगे तो राहुल गांधी को सबसे बड़ी चुनौती घर से मिलने वाली है, प्रियंका गांधी से मिलेगी। क्योंकि जो उनके समर्थकों का हुजूम है, देखिए अगर कोई प्रियंका नहीं होती तो राहुल 1000 हार तक नेतृत्व करते, क्योंकि गांधी नहीं तो कांग्रेस नहीं। लेकिन अभी प्रियंका हैं, तो लोगों के अंदर एक वो आ नहीं रहा, बता नहीं पा रहे हैं। अभी तक आप देख रहे हैं वो कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन अब वो आ चुकी है, वायनाड से जीत के आ चुकी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी एक पार्टी के अंदर। अगर एक हारा हुआ सेनापति हो लगातार, तो आप ये भी कह देते हैं, कई बार क्या कहते हैं कि आप तलवार के साथ ही लड़ लेते हैं, कहते हैं कोई नहीं है तो इसके साथ लड़। तो मुझे लगता है कि ये जो आपको जो दिख रहा है ये सब, अगर राहुल गांधी की चुनौती को देखना चाहते हैं तो इंटरनल लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रेशर लड़ रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं की उन जो टूटी हुई उम्मीदें हैं उनको ढो रहे हैं। दूसरे पार्टी के जो अखिलेश यादव जैसे सीजन, मैं उनको इससे ज्यादा मानता हूं कि राहुल गांधी से ज्यादा उन्होंने अपने इलाके में अपनी बड़ी लीडरशिप को जानते हैं। तो वो ये जानते हैं कि साहब अब बहती गंगा है, हार तो जी, हाँ माफ। मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था सर, उसमें अभय दुबे को मैं फिर भी सुलझा हुआ पत्रकार मानता हूं। अभय दुबे कह रहे थे कि जो हश्र बांग्लादेश में चुनाव आयुक्त का हुआ, वही हश्र भारत के 3 चुनाव आयुक्तों का होने जा रहा है। बांग्लादेश में तो जूतों की माला पहनाई गई थी और बहुत बुरी तरह से पीटा गया था चुनाव आयुक्त को उपद्रवियों द्वारा। वो दृश्य यहां रिपीट होते हुए ऐसा ख्याली पुलाव पका रहे हैं अभय दुबे और रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे सीजन्ड पत्रकार। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे सर, कि बांग्लादेश की तरह चुनाव आयुक्त पीटे जाएंगे सड़कों पे? बाबा रामदास जी, मैं एक बात कहूंगा कि मैं चूंकि इस फील्ड का आदमी हूं और मैंने इन सब के साथ, जिनके भी आप नाम ले रहे हैं, मैंने उनके साथ काम किया। अभय दुबे कभी पत्रकार नहीं थे, वो CSDS में थे। मैंने सामने एक्टिव जर्नलिज्म मैंने नहीं देखी उनको, शायद वो उसी में थे, मुझे नहीं मालूम, वो डाटा एक्सपर्ट। लेकिन उन दोनों के जिनके नाम लिए, वो मुझे फील्ड में मिले और मेरे साथ भी काम किया हुआ एक दो। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रेशर जो है, ये धंधा हमको लग रहा था कि अखबारों ने इस देश की आजादी को जो आम आदमी की भाषा है वो 1780 से, द फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया का था, हिक्की गजट, बांग्ला गजट जिसको कहा जाता है, जेम्स हिक्की, 1780 के करीब, जहां तक मुझे याद है। 1828 में उदन मार्टन जो उसका था। आप इसको लेके आइए 1977 तक, जब तक इमरजेंसी आती, अखबारों ने आपके विश्वास को ढोया। लेकिन जब टीवी आया, उसको 2000 में टीवी आता है, पहला चैनल, न्यूज चैनल, और वो 2025 तक रिडेंडेंट हो गए।
क्योंकि उनकी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई। और यूट्यूब पे 2023-24 से शुरू हुआ यूट्यूब, या 2022 से, या कोरोना से, आप उस पर इस तरह के लोगों को देखिए जिनका एजेंडा तय है, क्योंकि आप उनके थंबनेल पे चले जाइए और उन थंबनेल को एनालिसिस कीजिए, वो झूठ लगातार मिलेगा, वो लगातार झूठ। तो ये उनके लिए नहीं है, ये कोई पत्रकारिता के बताने के लिए नहीं आए हुए, अगर आप उन पर आश्चर्य कर रहे हैं। वो दरअसल उन लोगों के लिए आए हैं जिनको वही सुनना है। आप ये सोचिए, कई बार अगर मैं कई बार आपके उस पर गलत आके बोलूंगा, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार आप मेरी बात? एक दर्शक वर्ग है जो यही सुनना चाहता है, यही सुन, बिकॉज देयर इज द डिमांड, तो वो परोस रहे हैं। जी, यही है, इसका जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं। और ये 4 साल में ही खत्म हो गया। यूट्यूब जो मीडियम है उसको इस तरह की उसने 4 साल में ही, दरअसल आदमी के अंदर एक फॉल्स हीरो वुड भी हमेशा रहता है, उसके अंदर रहता है कि आप मेरे आदमी को जीतते हुए दिखाइए, मतलब मेरा आदमी जीत रहा है या मैं जीत रहा हूं, लेकिन अगर मैं जीत नहीं रहा हूं तो मुझे जीता हुआ दिखाइए। जैसे आपने देखा होगा जापान, कोरिया और उस जगह पर अमेरिका में एक बड़ा इंटरेस्टिंग थेरेपी हुई थी कि हर आदमी जो है दफ्तर से पिट के आता है, तो वो क्या करे, उसको तो फ्रस्ट्रेशन है, वो बच्चों से। तो वहां बाकायदा ऐसे सेंटर खोले गए थे जहां आप जाके पिटाई कर सकते हैं जो अपने दुश्मन की, मतलब उसको तकिए पे या उस पे मार, ताकि फ्रस्ट्रेशन बाहर हो। तो ये लोग वही कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने का तरीका है, जिसमें लिखते हैं कि अब मोदी देश छोड़ के भाग जाएगा, रात भर सोया नहीं मोदी। अमित शाह रात भर किसको फोन मिलाते रहे, आपका फोन चपरासी तो उठाता नहीं बीजेपी का, तुमको कौन बता दिया उसकी घर की छत पे बैठ के रडार लगाए हुए थे, क्या चीज थी, मतलब किसके? तो ये सब यूज, उस पर ज्यादा मैं बात नहीं करता हूं, आपने कहा तो आपके सवाल का जवाब दिया जी। तो कुल मिला के सर, आप सड़कों पे और इन यूट्यूबर्स के लिए कितना भी झूठ बोल दें, भारत की जो जनता है, खास तौर पे ग्रामीण और कस्बाई जनता, वो एक एक वोट का हिसाब रखती है, वो जानती है कि कौन वोटर कहां है। और ना ना ना, इतना ही नहीं सर, वो ये भी जानती है कि कौन किसको वोट देगा। मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताऊं। जी जी, बच्चा बच्चा गांव को जानता है कौन सा वोट किसको जाएगा। सर 1990 के दशक की बात है, अभी भाजपा, मतलब अभी हमारे गांव में चुनाव था, लोकसभा था शायद, तो भाजपा के एक बड़े नेता ने मुझसे पूछा कि आपके गांव की क्या पोजीशन रही। मैंने कहा जी हमारे गांव में 63 वोट, उन दिनों बैलेट पेपर होता था, बैलेट बॉक्स। तो हमने कहा कि साहब हमारे गांव में 63 वोट है भाजपा का, जिसमें से 62 पोल हुआ है, 62 वोट भाजपा को मिलेंगे और लगभग 450 वोट सपा को मिलेंगे। सर जब काउंटिंग हुई तो 4 दिन बाद मुझे वो नेताजी मिले, बोले सुनो यार है पहलवान, सर वाकई तुम्हारा आंकड़ा एकदम सही था, सचमुच भाजपा को 62 वोट मिला है तुम्हारे बूथ से, और उसको सपा को कोई 432 के आसपास वोट मिला था, बाकी बसपा को मिला था। तो सर हम तो एक एक वोट की खबर रखते हैं गांव वाले हम लोग। हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है कि हाँ भारत मान लेगा कि वोट की चोरी हो रही है। असल में चोर कौन है भारत खूब जानता है। भाई साहब आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, दोबारा आपसे किसी अन्य विषय पर बात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, प्रणाम।